2. Number should be even number. Number should be a even number. Divisibility of 3. Add all digits, sum to be divisible by 3. Add all digits, sum should be divisible by 3, then the number will be divisible by 3. Next divisibility is of 4. If last 2 digits divisible by 4. Last 2 digits divisible by 4 होनी चाहिए. अर्णव शर्मा, good evening. Good evening, sir. Okay. Last 2 digits should be divisible by 4, then the number will be divisible by 4. Next is 5. Good evening, sir. गुड इवनिंग ऋत्विक. ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर कर रहे हैं एज रिक्वेस्टेड बाय यू. उससे पहले एक डाउट आया है. डाउट क्या मतलब, एक रिवीजन है, जिया ने पूछा है. ओके. 5. लास्ट डिजिट 0 और 5. 6. चलो वंश पे आ गया. डिविजिबिलिटी कर रहा हूं, एक बार रिवाइज कर रहा हूं. डिविजिबिलिटी तो 2 की डिविजिबिलिटी इवन नंबर होना चाहिए. 3 की डिविजिबिलिटी एड ऑल डिजिट्स and sum to be divisible by 3. 4. Last 2 digits should be divisible by 4. 5. Last digit 0 or 6 to be divisible by both 2 and 3. Divisibility by 7. ये बड़ा अजीब सा है, इसका कोई खास यूज है नहीं कि लास्ट digit subtract from the remaining digits. Right. So this number should be divisible by 7 or 0, or it should be 0. So example कैसे, जैसे आपका है 743, 742 ले लो. Then the last digit should be divisible from लास्ट 2 डिजिट है कि लास्ट डिजिट है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. 7 का मैं एक बार चेक करके बताता हूँ. नाउ कम्स 8. लास्ट 3 digits to be divisible by 8 और zeros 0 0 0. 4 में भी होता है लास्ट डिविजिबल बाय 0 और इट शुड बी 0 0, जैसे 100 है, 200, 300. 9. सम of digits to be divisible by 9. And 11. Add digits at odd number and even number. Difference be 0 or divisible by 11. ये है डिविजिबिलिटी. 7 की एक बार और डिविजिबिलिटी एक बार आप 11 का एग्जांपल दे देंगे. हाँ 11 का एग्जांपल देता हूँ. Twice the number है. This is subtract from the last digit
इंटू 2 इंटू लास्ट, इसको देख लेते 742 को। तो 74 को हटा दो और 74 में से 2 इंटू 2 माइनस कर दो, यानी 4, 70 बचा। तो यस 70 इज डिविजिबल, सो देयरफॉर 742 इज आल्सो डिविजिबल। ठीक, एक एक करके नंबर एक एक ले लेते हैं वैल्यू। Okay, I'll keep using the calculator to get the numbers. Okay, 3 की डिजिट देखते हैं। 6561 एक नंबर लिया मैंने, 6561, 6561. Let us take the sum. 6 plus 5 plus 6 plus 1 is equal to 18. So this number is divisible by 3. This is actually as 81 का square. Clear? Everybody clear on this, guys? Yes, sir. 3 clear है जिया? सिया? 3 clear है? ओहो, शिल्का नहीं है अभी क्लास में। जिया एक बार No, नजर sir, मारना can कौन है? explain? ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज 3 की डिविजिबिलिटी के लिए व्हाटएवर द नंबर गिवन टू यू, उसकी डिजिट्स को ऐड कर दो। दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। Okay, sir, I know. अंडरस्टूड? ओके, जिया Sir, देखना। can you श्रीका, give example of 11 and 7? हाँ सबको दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। श्रीका के अलावा कोई है मिसिंग क्या? जिया एक बार नजर मारना। ओके, 4 का बाकी तो सब ठीक है, 500 है, लास्ट में 2 0 है, डिविजिबल होना चाहिए। एक और नंबर ले लेते हैं 4 का। ओके, हेलो श्रीका ज्वाइन कर बच्चे जल्दी। कहीं से फॉर्म करना भूल गए, मैं ना कहीं आई हूँ तो आई वॉन्ट बी एबल टू जॉइन। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लें ध्यान से। ओके सर, आई विल। ठीक है, ओके, काट दे कॉल कर दे। ओके, नेक्स्ट नंबर लेट अस टेक 4 का 13,814, 13,824. Let us see. So if you see last two digits are divisible by 4, so this number is divisible by 4. ये actually 24 का क्यूब है। फिर 5 का तो बताने की जरूरत नहीं, 6 का देख लेते हैं। 1296, ओके, सी 6 का 6 1296, सो इवन नंबर है तो डिविजिबल बाय 2, यस। ऐड करके देखते हैं अभी कितना आएगा, 3 6 18, divisible by 3, yes, so therefore this number is divisible by 6. 7 का एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। 2401, 7 के लिए मैंने नंबर लिया 2401, 2401, जो लास्ट यूनिट प्लेस है 1, इसको डबल करके 240 में से डिवाइड माइनस कर देता हूं, बचा 238। लेट मी सी, 7 7 3 जा 21, 2 8, 7 4 जा 28, yes, this number is divisible by 7, this is 49 का स्क्वायर। ओके, 8 का तो गाइस अभी कोई भी नंबर लेते हैं, चलो ले लेते एक नंबर, 64 into 64 into 64, 262,144। तो मुझे 7 की डिविजिबिलिटी में डाउट है। 7 की डिविजिबिलिटी बेटा क्या कर, जो भी नंबर दिया हुआ है ना, उस नंबर का एक यूनिट का डिजिट है ना, उसको हटा ले, अलग कर ले, उसको डबल कर, और डबल करने के बाद जो बाकी नंबर बचे हुए हैं, बाकी डिजिट बची हुई हैं, उसमें से माइनस कर दे। जो तेरा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 7 और इट इज 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ओके सर। देखो मैंने क्या किया, आई टुक द नंबर 2401, इसकी जो लास्ट डिजिट है 1, इसको हटा दिया, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 240 से माइनस कर दिया, आंसर आया 238।
चेक किया ये 7 से डिविजिबल है क्या नहीं, हाँ दिखा तो आ गया 7 से डिविजिबल है 34 और रिमाइंडर 0 है, सो दैट मींस दिस नंबर 2401 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अभी क्लियर इसमें? Okay. नाउ गाइस लेट्स गो टू 8 वाला जिसमें मैंने बताया, तो एक नंबर है 262144 262144। I have to just look at the last 3 digits and I'll see if it is divisible by 4 by 8. So 8 ones are 8, 8 8s are 8 8s are 64. Yes, it is divisible. So if this is divisible, then this complete number is divisible by 8. Or if the number is, let's say, 10,000 or 1,000, last में अगर last 3 digits are zeros, then again it is divisible by 8. Now सर come to अगर 9. लास्ट 2 डिजिट में 0 होगा तो डिविजिबल नहीं होगा 8 से? तो तब नहीं होगा, तब होगा तब 4 से हो जाएगा। देखो 500 है, 500 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 125/2, 4 2 जा एंड 4 125 नहीं है डिविजिबल, 2 0 से डिविजिबल नहीं होगा 8 से। ओके Let's look at now 9 9 9 9. So I'm taking a number 531441, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 531441. Okay, I'll add these numbers, I'll add the digits. What do I get on adding? I get 5 3 8 8 and 1 9 9 9 9 and 9 18. Divided this by 9, 9 to 18. Yes, 531441 is divisible by 9. Now come to the last digit, which is slightly confusing to the people because उसके अंदर थोड़ा सा वर्क है, देखते। So I am taking a large number. The number is 1771561, ये नंबर है। तो ऑड नंबर्स की डिजिट ले लो, टेक दिस टेक दिस टेक दिस एंड टेक दिस और ऐड कर दो इनको, तो 1 + 5 6 6 and 7 13 14। अब बाकी के रिमाइंडर जो बचे इनको ले लो, 7 + 1 8 8 + 6 6 14, सबट्रैक्ट कर दो, आंसर या तो 0 आए या डिविजिबल बाय 11 आए, so this number is divisible by 11. Add digits at odd number and even number, difference should be 0 or divisible by 11. जी हाँ, क्लियर नाउ? प्रभुगुण क्लियर? वंश सबको क्लियर है भाई? यस यस सर। ओके, चलो इसका वीडियो में Yes, आ गया, sir. मैं वीडियो के टाइटल में भी डिविजिबिलिटी रूल मेंशन कर दूंगा, सो दैट व्हेन यू सर्च फॉर द वीडियो यू शुड बी एबल टू यूज इट व्हेनेवर यू वांट। ओके गाइस, ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर मुझे भी डाउट्स हैं थोड़े। ओके, किसमें डाउट है तू बता? सर नहीं सर, मेरे को साइंस के थे सर, जो कल आपने कहा था डिस्कस करेंगे। हाँ बता। वो अच्छा, ओके ठीक है, देख लेते हैं। सर मैंने रिवीजन ग्रुप में डाल दिया। हाँ ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट सर क्लियर द। ऋत्विक के बाद मेरे इंग्लिश में एक्टिव ठीक है, पैसिव के ओके डाउट है। ओके, ले लेते, सबके डाउट लेने, कोई इमरजेंसी है नहीं अपने पास, वी डोंट हैव एनी इमरजेंसी राइट नाउ, आई विल टेक द डाउट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Oh.
Okay, Ritvik. Okay, I've seen everybody's doubts. Let us discuss them one by one. Okay. अर्नव शर्मा, आपका भी एग्जाम था क्या आज? था ना? हाँ मैथ्स सर, का? मैथ्स का। तो यार थोड़ा फीडबैक तो दिया करो, कैसा हुआ? सर अच्छा था। कितने मार्क्स आएंगे? एक्सपेक्टेड कितने? लाइक सर आउट ऑफ 40 32 35 वैसे। पेपर भेजना मेरे को, देखेंगे कहाँ जो क्वेश्चन नहीं आए मेरे को डिस्कस करना. ओके सर, मैं आपको भेजता हूँ। Okay. Right guys, now look at this question. सर रिवीजन ग्रुप पे भेजना है? हाँ, रिवीजन ग्रुप पे डाल दे. ओके सर। Okay, guys, now pay attention. Block and table assembly. The block and table assembly as shown figure and taken into space, zero gravity and space shuttle. Which of the following is true about the force of friction? Force of friction on the block by table. Less than that should be on the earth. Zero friction force. Larger than what should be? Okay, are they saying that this is being slided? No, larger, same, zero friction force. Sir, There are two ways of looking at this. Huh, tell me. sir, I just want to और know whether the movement is there or not. Yes, किस्सा ही है. और कोई कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं था, बट सर डायग्राम जो दिया है ये इसी क्वेश्चन का डायग्राम है. हाँ, सो आई इन्होंने वाज थिंकिंग दैट इट इज शोइंग फोर्स. yeah, it is showing force. It is showing force. The देखो, अगर फ्रिक्शन फोर्स होता तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करना चाहिए ना. So now it's about friction. This is ambiguous question. The problem है इसकी. देखो, there are two answers to this. Firstly, there will be zero friction force because there is no movement. जब भी दो सरफेस के बीच में मूवमेंट है ही नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा. देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बीइंग अप्लाइड. इफ अ बॉल इज रेस्टिंग ऑन द ग्रास then there is no frictional force operating. Static friction is existing but frictional force is not applying. चला, if he says कि नहीं movement है, now the movement in that case will be less than the earth because how does it work? Okay, slide नहीं है. Okay, so what will happen? The block, whatever it weighs on earth, in the space it will be, in fact it will be zero. Gravity will be zero. So earth पे जो भी gravity की वजह से space इधर move कर रहा है and the force it takes to overcome the irregularities. Now in earth there is no weight. In space there is no weight. It is totally weightless. So even if you move it, there will be no friction, or if it will be at least lesser than earth. In my opinion, the answer should be zero. सर हमारी मैम ने भी जीरो ही बोला था बट उनकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि अगर जीरो ग्रेविटी है तो ब्लॉक का भी कोई वेट नहीं होगा इसलिए फ्रिक्शन नहीं है. हाँ, मैं दो बात कह रहा हूँ. एक तो सेकंड बात तो मैंने यही बोली कि क्योंकि जीरो ग्रेविटी है तो जीरो मास, इट इज टोटली वेटलेस. एंड सिंस वेटलेस है तो जो इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ अंदर लॉक नहीं होगी. लॉक नहीं होगी तो जीरो फ्रिक्शन होगा, पहली बात. बट मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक इट क्लियर वेदर देयर इज अ मूवमेंट बिटवीन द टू, द टेबल एंड द ब्लॉक. इट्स नॉट मेकिंग इट क्लियर. if the movement is not there is no friction force. But if the movement is there and it is weightless, even then it is zero. Answer zero hoga. Ritvik. Okay, sir. So And this has sir, to be now clearly understood. The teacher should tell in the exam, or whatever who are preparing these questions. देखो, जब भी सीबीएसई की मैंने इस बार क्या हुआ, मैंने बहुत वेबिनार अटेंड करी है सीबीएसई की 10th की वजह से सीबीएसई ने बहुत टीचर्स की वेबिनार की थी कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ना है. Question should be totally clear. It should not be incomplete question. In my opinion, this is an incomplete question. They are not mentioned the motion or movement is taking place or not. Okay, next. बस यही था डाउट.
I think this now सर मैंने somebody else. नीचे एक और पोस्ट करा है डाउट इसी सर आप एग्जिट करके देखेंगे तो यस सर। And NS doubt. सर नहीं वीवी सर पैरिस वाला। उसके ऊपर ओके नहीं आया मेरे को, क्या करना पड़ेगा, डाउट दोबारा 2 से जाना? नाम है सर, डाउट 2 से लेबल्ड है। हाँ ठीक है, वो देख लेता हूँ। हाँ डाउट 2 ये रहा। हाँ वो है, मैंने देख लिया। ओके ठीक, मैं देखा। हाँ या शेयर दिस नाउ। एज वी नो ओविपोरस आर द, ओ से मैंने बताया याद करने का तरीका, ओ से अंडा, गोल गोल अंडा। ओविपोरस विल ले एग्स एंड विविपोरस विल मेक babies, will produce babies. Oviporous do not have mammary glands, and viviporous have mammary glands, so they call mammals. Let's see. I have not read the question. So हमेशा क्या आपने भी ये करना है, इस तरह क्वेश्चन आया माइंड में, कुछ थोड़ा रिफ्रेश की जरूरत है तो रिफ्रेश कर लो अपने माइंड को, बिकॉज द क्वेश्चन पढ़ने के बाद रिफ्रेश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे पहले ही अपने माइंड को क्लियर कर लो। Choose the correct. If an organism fertilizes egg internally, it must be viviporous. ठीक है, ओके। यस, एग इंटरनली फर्टिलाइज हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। ह्यूमंस के अंदर हुआ, सारे एनिमल्स के अंदर हो गया, बट ऑल मैमल्स के अंदर हो गया। मैम हैन सर, हैंस। हाँ बट hen, हाँ वो आई एम कमिंग टू दैट, hen, okay. If an organism is viviporous, it must fertilize its egg internally. Statement 2 is correct. Statement 2 is correct. Statement 1 is not always correct, because birds have internal, external fertilization है किसका यार, फिशेस का है, फ्रॉग्स का है, इनका है बस, बाकी सब इंटरनली फर्टिलाइज कर रहे हैं, बट सारे के सारे विविपोरस नहीं है, ओविपोरस भी है, दोनों का अंदर ही होता है। तो स्टेटमेंट ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके सर। सर एक मेरे को हिस्ट्री का डाउट था और एक और था साइंस का, पहले साइंस का पूछ लेता हूँ। सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ ट्रक is 2 kilometers with 1 kg of fuel each. Now sir दोनों फ्यूल्स अलग हैं, तो सर ट्रक को ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल लगेगा ना? Yeah, because a truck is heavier, so the frictional force that it is overcoming against the road is much larger, so it will require much larger force, and much larger force it will get from the chemical energy of the fuel, so its fuel has to have more calorific value if the quantity is same. Okay sir, Your answer is right. So what is the difference between moderates, extremists and revolutionaries? देखो एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी तो एक ही होते हैं, मॉडरेट्स अलग है, बता देता हूँ। तो हम लोग जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये गरम दल वाले जो थे, लाल बाल पाल जो थे, लाल बाल पाल थे एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज, ये कहते थे मारेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे, वायलेंस भी यूज करेंगे। लेकिन मॉडरेट्स जो थे वो वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे, वो पिटिशन में रिक्वेस्ट करके अंग्रेजों को रिक्वेस्ट, तो वो नरम दल के लोग थे। मॉडरेट्स की रिक्वेस्ट भी मॉडरेस्ट थी कि हमें इतना दे दो, हमें ये दे दो, हमें वहां दे दो, थोड़ा सा दे दो, इधर दे दो। और एक्सट्रीमिस्ट की रिक्वेस्ट भी ज्यादा थी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, व्हाट डू यू कॉल, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट। तो दोनों की डिमांड में फर्क था और दोनों के मेथड्स में फर्क था। सर मॉडरेट्स के एग्जांपल दे सकते हैं एक दो? मॉडरेट्स के सारे फिरोज शाह मेहता, उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विमेश चंद बनर्जी, ये जो थे अपना, और बाकी लोगों के नाम बताए थे मैंने उस दिन तुम लोगों को, अपना तैयब जी, बहरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नरोजी, ये सब के सब मॉडरेट्स थे। और एक्सट्रीमिस्ट का तो लाल बाल पाल है सबसे अच्छा। सर गांधी जी किस कैटेगरी में आएंगे? मॉडरेट्स। ओके सर। हालांकि तब तक मॉडरेट और इसका डिफरेंस खत्म हो गया था, 1940 में इकट्ठे हो गए थे, बट फिर भी गांधी जी विल बी कंसिडर्ड इन मॉडरेट्स। ओके सर। Okay, now next I have got some more doubts, so I'll just now present them one by one. सिया ने पूछा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होगा इनका, मैं सर जो मैंने अंडरलाइन करे हैं नंबर सिर्फ चेंज द बेस्ट, क्लियर ऑल द ड्यूज ऑन टाइम, let all the dues be cleared on time. Okay sir.
let all the dues be cleared by them on time, or let all the dues be cleared on time. Them का नीचे वाला है, they must carry the umbrella with them. The umbrella must be carried with them, or the umbrella must be carried by them. इतने काफी है, with them लगाने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन अच्छा लगता है सेंटेंस में. अगर हाँ कोई टीचर बोलती है नहीं नहीं पूरा लिखो तो फिर होगा the umbrella must be carried, या फिर हम इसको थोड़ा सा और कर सकता हूँ, by them, comma, the umbrella must be carried, रिपीटेशन करना, the umbrella must be carried by them with them. So yeah, Okay, sir. but generally Sir, it is not considered a good practice. so according to ma'am, the correct answer is the umbrella must be carried by them. by them, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ. अगर नहीं नहीं कई बार कुछ टीचर होते हैं ना, नहीं नहीं with them उसका भी तो लगाओ, with them लिखा हुआ है तो कॉमा करके with them भी लगा सकते हैं. सर सेकंड But वाले वो क्या होगा? okay, someone had already posted the letters. The letters had already been posted by someone. Perfect से perfect continuous बन जाएगा. और सर मैम अकॉर्डिंग टू मैम बाय समवन नहीं लगाना. हाँ ठीक है. ये ऑप्शन होता है अपने पास, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, और लेट द डोर बी ओपन बाय समवन. दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं. क्या है ना, सिया लैंग्वेज है, ये ग्रामर है, इसमें एग्जैक्ट आंसर थोड़ा अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है. लैंग्वेज से तो बहुत लोग बहुत कुछ खेलते हैं ना. जो पोएटिक डिवाइसेस वाली क्लास आज तक हो नहीं पाई है, जब मैं पोएटिक वाली डिवाइस वाली कुछ क्लास करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि सेंटेंस को ब्रेक करके भी एक पोएटिक डिवाइस बनता है. आप फुल स्टॉप ही लगाते, पूरी पोएम लिख दिया आपने, लेकिन फुल स्टॉप एक आखिर में लगेगा. ओके नेक्स्ट ले लेते हैं आपका. या वी शुड कॉल द एम्बुलेंस. द एम्बुलेंस शुड बी कॉल्ड. बाई एस लगा सकते हो, ऑप्शनल है. द एम्बुलेंस शुड बी कॉल्ड. ही इज प्लानिंग a big show is being planned by him. Right, I got some doubts now from NSO के doubts हैं from Arnav Singh. Okay, yeah. Two spheres A and B carrying equal charge hang from nylon threads of the same length from. They are in equilibrium as shown. Okay, they are in equilibrium, so they must be repelling each other. पहली बात तो they must be repelling each other, so both can be either negative or positive. Okay, Arnav दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Okay, now see, both the spheres are positively charged. I don't know whether they are positively charged or negatively charged, but both are repelling each other. But why is saying that they can't have negative charge? What is the logic behind that? A sphere may or may not have the same weight. True. If a third sphere carrying similar charge is placed at point O, it will remain at rest. Okay. Both the spheres are negatively charged. I think there are more than one correct. सर वो ऑप्शन है मैंने मार्क किया, वो उन्हें बताया नहीं है कि वो करेक्ट है. देख लिया मैं बोल रहा हूँ कि दोनों नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. पहली बात. हाँ ये बात सही है कि इनका वेट पे, हाँ नहीं वेट पे डिफरेंस करेगा. वेट हैज टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि अगर वेट अलग अलग होगा तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है जो इनको नीचे की तरफ लेके आ रहा है वो अलग हो जाएगा, और फिर चार्ज, बट वो भी हो सकता है. इट इज पॉसिबल कि चार्ज जो है एक पे ज्यादा हो दूसरे पे कम हो, लेकिन सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा ऐसे दोनों. Both spheres are negatively charged. I think there are more than one correct answers to this. Tell me the answer. ओके सर. सर अभी पता नहीं है वो, बट मैंने ऑप्शन ए मार्क किया था. ठीक है, आएगा तो बताना. Is there somebody who provides you answers or explanation in your school? Any teacher? Discuss this with your teacher also. Let me know what he says. What she says. चलो भाई खत्म हो गया, अब चले आगे बढ़े अभी. Okay. Guys, anybody any other doubt? Are there any doubts? Abhinav? Arnav Sharma? No, sir. No. Abhinav? नो डाउट सर. ओके. जिया, शिव कोई डाउट तो नहीं है? पूछना तो पूछो. जिया? सर एक डाउट है. क्या? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बायोम?
Bio, Sir, BIOME. BIONE, पता नहीं, मैं भी पहली बार सुन Sir, रहा हूँ। ME. M for monkey. बायोम, बायोस्फीयर का तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, BIOME, ओके। हाँ, बायो में लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय वेजिटेशन, soil, grasslands, open. Yeah, I had heard this word earlier. Biome is one ecosystem. For example, Sundarban Delta is a biome. Sir, it Then is desert is a biome. Grasslands are a biome. Amazon tropical forest is a biome. So it is a specific area having specific climatic conditions, and because of that specific vegetation and specific type of animal life. So Sir, so basically environment. basically, Yeah. See. sir, so basically ecosystem, right? Yeah, a specific ecosystem. Or now you're saying something. Okay, sir. So can we say it as environment too? No, the environment फिर सभी कुछ आ जाएगा ना. Then environment will include forest also, marshes also, grasslands also. Within the environment, there are different biomes. Okay, sir. Okay. Right, guys, I'm sharing. This chapter is human resource chapter. थोड़ा सा मैं कुछ पहले before we start the chapter, I just want to give you orientation and background. So what has happened is over a period of time, now lot of this thing is being paid to attention is paying to human resource. कैसे बता दूं? So you guys must be aware that places like Hong Kong and places like Singapore do not have very high population. Their population is relatively less. But there are people, countries like us, states like Bihar, स्टेट लाइक यूपी, जिसमें पूरा पूरा ब्रिटेन समा जाएगा, पूरा यूरोप ही समा जाएगा, शायद इतनी पॉपुलेशन है एक स्टेट की, लेकिन प्रोडक्टिविटी और जीडीपी है नहीं. सो व्हाट इज हैपनिंग इन सिंगापुर? सिंगापुर हैज गॉट मोस्टली पीपल हु आर हाईली स्किल्ड, एंड दे आर स्किल्ड इन मे बी कंप्यूटर साइंस, आईटी में स्किल्ड है, वो फाइनेंस में स्किल्ड है, ठीक है. सो देयर प्रोडक्ट और आउटपुट इज वेरी हाई. हमारे यहाँ क्या है, एक बंदा जो साइंटिस्ट है, लेट्स से द गाय हु इज अ साइंटिस्ट, द गाय हु इज अ आईटी एक्सपर्ट, ही इज अ फाइनेंशियल विजार्ड, उसका कंपैरिजन एक आप अनस्किल्ड लेबर से करो. वो लेबर क्या करता है? लेबर जाएगा, उसको बोलोगे हाँ ये पत्थर उठा के वहां से वहां रख दे, ये घास काट दे, ये सीखे कर दे, तो दोनों के वर्क आउटपुट में फर्क रहेगा. तो ह्यूमन तो सेम था, लेकिन वो डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स बन गया, एचआर डिफरेंट बन गया. So we have a doctor on one end and we have a unskilled laborer on one hand. So every country wants to improve their HR. हमारे कंट्री के अंदर इतनी पॉपुलेशन, अगर ठीक से इसको वो किया जाए, एज फोर्स यूज किया जाए, स्किल्ड पीपल, स्किल्ड एचआर, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. जापान के अंदर क्या है? जापान में पीपल आर हाईली स्किल्ड. जापान का आज हम पॉपुलेशन ग्राफ भी देखेंगे, तो पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे. Japan people are very highly skilled. So even if the country does not have any or hardly any natural resources, they are one of the biggest economies in the world. I think they are number 3 after America, US, China. I think Japan is number 3. So yeah, this is all the concept of human labor, human resource. Okay, crowded, high population density किसको बोलते हैं? एक वर्ड आएगा, देखेंगे इसको. So population density is equal to number of people upon area in kilometer square. यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रह रहे हैं, आप उसको बोलोगे low density and high density. So places like Denmark and all, they have very low low population density. Places like Bihar, Bengal, Bombay has got huge density, population density. Then we come to something called, acha,
अच्छा, एक जगह की पॉपुलेशन को दोस्तों अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें, जैसे क्या क्या फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो क्लाइमेटिक ही है भाई। जहां का क्लाइमेट खराब होगा, अब सियाचिन ग्लेशियर का क्लाइमेट इतना हार्श है, कोई रह नहीं सकता वहां बंदा, तो वहां कौन जाके बसेगा? सोल्जर्स के अलावा तो कोई रहता नहीं वहां पे, रहते हैं थोड़े बहुत सिविलियन, बट वो बहुत कम है। डेजर्ट है, कौन रहेगा डेजर्ट में? तो ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ क्लाइमेट प्लेजेंट हो, कोस्टल सिटीज, इसलिए सारे के सारे कोस्टल सिटीज हैं, मेट्रो सारे के सारे एक्सेप्ट दिल्ली और ऑल कोस्टल सिटीज, वो पुराने मेट्रो, कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ओके, दूसरा है वहां के जो रिसोर्स कैसे है, तो वही डेजर्ट के अंदर तो कोई रिसोर्स है नहीं, तो कौन रहेगा वहां पे? राइट? ऐसी छत्तीसगढ़ जैसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे काफी सारे मिनरल्स हैं, तो वहाँ काफी फैक्ट्री लगी हुई हैं, तो वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। तीसरा एक होता है सोशल फैक्टर। जैसे बिहार है, बिहार के अंदर एक टाइम था जब लालू यादव वाज द चीफ मिनिस्टर, पीपल से लॉ एंड ऑर्डर वाज अ बिग प्रॉब्लम, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहां से भाग के आ गए, रहते नहीं वहां। बहुत सारे लोग जो जो वहां से निकल सकते थे बिहार से, वो निकल के आ गए। वहां जो पड़े रहे, वो लोग पड़े रहे जो उनके पास मजबूरी थी, कोई और दूसरा जगह साधन नहीं था। तो अगर एक जगह का सोशल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वहां लोग नहीं रहेंगे। जहाँ पे जैसे जैसे जहाँ सोशल क्लब्स हैं, ग्रुप्स हैं लोगों के, ठीक है, जहाँ पे लोग मीट, फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसी जगह पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। देन कम्स योर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक बेसिकली जहाँ जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, वहां ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। देन कम्स योर इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे जैसे अभी नोएडा है, नोएडा में कितनी जल्दी विकास हुआ, सिटीज बनने में 50-100 साल लगते हैं। नोएडा जैसी जगह कितनी जल्दी बस गई, 20 साल के अंदर अंदर नोएडा, और अभी ग्रेटर नोएडा हैव बिकम गुड पॉपुलेशन सेंटर्स। व्हाई? बिकॉज पीपल आर हैप्पी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अच्छी हैं, पानी है, सब कुछ है। दीज आर द बेसिक रीजंस बाय विच पीपल। एक और फैक्टर इसमें है, जैसे सॉइल का फैक्टर है, अच्छी सॉइल पे होगी तो वहाँ लोग ज्यादा रहेंगे। इसका एक रीजन है कि नदर्न प्लेन्स जो हमारी कंट्री के हैं, तो सब लोग उधर ही बसे हुए, नदर्न प्लेन्स, क्योंकि वहां की सॉइल जो है फर्टाइल है। Now all these factors affect the population when people have a choice to move out. अब बांग्लादेश जैसी जगह है, या हमारे यहाँ बिहार या बंगाल जैसी जगह है, वहां लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एंड दे डोंट हैव एन ऑप्शन टू गो आउट, देन दीज फैक्टर्स विल ऑल फेल। तो मेरे को बोलोगे सर बिहार में इतनी पॉपुलेशन है, वहां तो ना तो क्लाइमेट ढंग का लग रहा, ना रिसोर्सेज लग रहे, ना कुछ, तो इतना लगता है ही नहीं वहां पे, फिर कैसे लोग गए? ये चॉइस जब होती है तब फैक्टर काम करते हैं। इफ यू हैव अ चॉइस टुडे टू सेटल एनीवेयर, देन यू लुक एट दिस, जैसे क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वहीं सेटल होऊंगा। जैसे आर्मी में, आर्मी के ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद बहुत डिस्कशन चलता है इन चीजों पे, कहाँ सेटल होंगे यार, फिर आर्मी फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट अच्छा, ये सब बातें करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है जिनके पास चॉइस है, उनके पास चॉइस ही नहीं है, वो लोग तो कहीं जा ही नहीं सकते। जैसे बॉम्बे के स्लम्स में लोग रहते हैं, उनके पास कोई चॉइस थोड़ी, वो वहीं रहना पड़ेगा उनको। ओके, देन कम्स पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन पहले क्या होता था, एपिडेमिक्स बहुत आते थे। एपिडेमिक्स होते जो बीमारियां, जैसे स्पेनिश फ्लू आ गया या फिर सूरत प्लेग आ गया, तो उसमें बहुत लोग मर जाते थे, लाखों लोग मरते थे, फैमिन्स में लाखों लोग मरते थे। तो पॉपुलेशन जनरली थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती थी। In the last 100 years and more than that, since the industrial revolution has come, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा बढ़ गई है, मेडिकल सर्विसेज बढ़ गई है, लोगों को खाने को मिल रहा है। पहले लोगों को इतना खाने को मिलता नहीं था जितना आज मिल रहा है। As a result of that, population is now increasing. Scientists estimate that by around 2050, population will stabilize to around 9 billion people, and then start going down. Because it has been seen, various countries like Japan, Denmark, or all the Scandinavian countries, that more people are better educated, more money they have, less children they produce. So population has a negative effect. China had a negative effect. Now China has allowed up to 3 kids, and they're promoting. They're saying if you have 2 kids or 3 kids, we'll give you extra
money, extra thing, extra opportunities. So population increase. How is population increase measured? Population increase is measured on this called something called natural growth rate. Something called natural growth rate. So what happens is, और एक म्यूट करना किसका है? So हाँ जी. sir, ऐसा कोई लॉ है क्या चाइना में that if you are having 2 or more kids, then you have to send one of them in army? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अब तो कुछ नहीं है. ये पहले तो वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना 1970s में. अभी उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई, उनको यूथ पॉपुलेशन है ही नहीं उनके पास. सो लास्ट ईयर दे हैव टेकन आउट सम लॉज दैट दे से कि नाउ प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन. ऐसा कुछ नहीं. इजराइल में है कंपलसरी आर्मी सर्विस, कुछ कंट्रीज में कंपलसरी आर्मी सर्विस है, लेकिन चाइना का तो मैंने सुना नहीं कभी. नेवर हर्ड ऑफ दैट. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ. हाँ जी, बोले. तो ये जो कंपलसरी आप बता रहे हैं, तो यानी आर दे एजुकेटेड फ्रॉम बर्थ टू दिस आर्मी थिंग्स और इजरायलीज? यस सर. कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं इसको. इजराइल में क्या होता है, आफ्टर यू फिनिश द कॉलेज ना, यू हैव टू डू 3 years ऑफ आर्मी ट्रेनिंग. Everybody has to do. It's mandatory. Then some people after that continue, or some people leave and come pick up jobs outside. Okay, sir. This is called conscription. Conscription. Okay. Now, guys, two things we have to see: birth rate and death rate. Birth rate and death rate. So let us say we talk about 2020 की बात करते हैं. Year 2020. तो ये 2020 के अंदर जब सेंसस हमारी होगी, जब भी सेंसस होगी, तो देखेंगे कि बर्थ रेट होगा, हाउ मेनी बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल. Okay, so let us say a village has got 5000 people. They will say how many birth have taken place this year, because birth are all now registered. So they'll say 100 births have taken place. So the birth rate will be 100 upon 5000. Okay, so but he needs it out of 1000. So 5000 में हो गए 100, 1 में कितने हो गए 5000, and 1000 में हो गए into 1000. 1000 कट जाएगा 520. So this will become, birth rate will become 20 per 1000. Okay, इसमें स्टिल बर्थ काउंट नहीं होते. कुछ बच्चे होते हैं जो who are born dead, so they are not counted in this. Then comes death rate. तो how many death per 1000? Per 1000. और उसके बाद नेचुरल ग्रोथ रेट कैसे मिलेगी हमें? नेचुरल ग्रोथ रेट हमें मिलेगी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. तो लेट्स से डेथ रेट इज 10, तो हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट जाएगी 20 minus 10, यानी कि 10 person per 1000. This is how it is measured. Okay. Then will come birth rate हो गया natural. Then we talk about migration. Migration is moving from one place to another. When a person moves from one place to another, so migration. So one is a domestic migration or internal migration. Just suppose people are coming from Bihar to Bombay to work, or they're going from Bihar to Ahmedabad to work in factories. Let's say people are going from Rajasthan to coming to Delhi to work. So this is called internal migration. When you talk about different countries, so migration has got two words, very easy to remember. One is emigration. Exit कर रहे हैं आप अपने कंट्री से, exit कर रहे हैं. तो when you are exiting your country, you will be called emigrant. Emigration मतलब going out, moving out. And when this person goes to another country, let's say Indian has gone to USA, so he will be called emigrant. USA वाले क्या बोलेंगे उसको? इनीग्रेंट या इनिग्रेशन. तुम बोलोगे सर इनी तो हमने आज तक सुना नहीं. वो याद करने की ट्रिक है. एक्चुअली इनी नहीं होता, इमिग्रेशन होता है. तो रशियन तो यूएसए वाले इनको क्या बोलेंगे? यूएसए विल कॉल देम इमिग्रेंट्स. Same person who has gone from India will be called emigrant by our country, and USA where he has gone he will be called immigrant. इसलिए बोलते हैं illegal immigrants are coming from Bangladesh to India और Myanmar to India. ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन तो ठीक है. लास्ट में मैं बात करूंगा तुमसे पॉपुलेशन पिरामिड की.
वो एक छोटा सा डिटेल्ड चीज है, जब वहां पहुंचेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो चलो नोट्स पढ़ लेते हैं। राइट, लेट मी एक्सप्लेन। अगर अब तक जो मैंने डिस्कशन किया है इस चैप्टर के बारे में या किसी भी चैप्टर के बारे में कोई डाउट हो तो पूछो। Sir, हाँ जी। sir, did it once happen that a lot of refugees from Bangladesh came to India? Yeah, that happened. It happened in 1970, 69, when the Pakistan army started beating them, torturing them, because these guys were they were not speaking Urdu, they were speaking Bengali. They were Muslims, but they're different kind of Muslim. So Bangladesh, a lot of torture was done by Bangladeshi army. So there was a guy called Sheikh Mujibur Rahman, who is the father of the president शाजिद, क्या नाम है उनका, जिया, शाजिदा जिया, जिया कुछ ऐसा नाम है उनका। तो ही बिकेम द लीडर, द पॉपुलर लीडर, एंड ही वाज नोन एज बंग बंधु, बंगालियों का बंधु, बांग्लादेश का बंधु, सबका भाई। तो फिर इंडिया ने हेल्प करी उनकी, और इंडिया ने उनको रिलीज कराया उससे जो टॉर्चर था। और but before that happened, and why India got involved? India got involved because by lakhs and lakhs of people are coming to Assam and northeast, all the northeastern country states, mostly Assam. So India got alarmed, and Indira Gandhi was the prime minister that time. So she got alarmed, and then she said, how to stop this? Then they had a meeting, and then they realized that we have to now fight a war. So India didn't want to fight the war, but it didn't want to start the war, though India was ready. So it was decided that 4th December, now India will finally respond. 4th December 1971, जो अभी विजय दिवस मनाया ना थोड़े दिन पहले, हमारी हमारी जो मेरी यूनिट के ऑफिसर हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग है जीओसी, उन्होंने मेरे को भेजा था इनवाइट, बट नैनीताल गया हुआ था तब। तो वो इसलिए मनाया था 16 दिसंबर को, क्योंकि हम 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। तो 4th दिसंबर के लिए रेडी थी इंडिया, लेकिन 3rd दिसंबर को पाकिस्तान घबराहट में ये सोच के कि हम पहले अटैक करेंगे तो हम जीत जाएंगे, उन्होंने हमारे यहाँ राजस्थान के कुछ एयर बेसिस पे अटैक कर दिया, बाई एयर अटैक कर दिया। इंदिरा गांधी वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, शी इमीडिएटली वेंट ऑन एयर and she said that our bases have been attacked by Pakistan and this is declaration of a war, so we are now at war with Pakistan, and then this is how the war was fought. But the basic reason for that war was millions and lakhs of refugees were coming from Bangladesh to India. Okay. Right. Yeah, Jeffrey, chapter 6. Sir, did India give them the citizenship? उसमें बहुत लोग हैं, उसमें थोड़ा सा किस्सा है, इसीलिए सीए और रजिस्टर चल रहा है अभी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सब चल रहा है। तो काफी लोगों को मिल गई है, उसमें से सिटीजनशिप मिल गई है। और इंडिया ने एक डेट फिक्स कर रखी है, कुछ है उसमें 72 की कुछ डेट है कि इससे पहले कोई आया तो उसको मिलेगी, उससे पहले आदमी आया तो नहीं मिलेगी। उसमें बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं भी पूरा रिसर्च नहीं किया, दिस ऑल पार्ट ऑफ दैट सीए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अपना सिटीजनशिप 2019 में आई थी। हाँ, नहीं इनको तो शायद नहीं है, जो बाद में आए उनको तो इंडिया मना कर रहा है कि हम नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है, मैं देखिए भुज मैं देख नहीं पाया अब तक। ओके सर, दैट इज अबाउट 1971 वॉर। सर मेरे को पता नहीं, मेरे को बस वही पूछना था कि कौन से स्टोरी पे है वो। मैं देख के बता दूंगा, देख लेंगे, अजय देवगन की मूवी, आई विल वॉच इट। ओके गाइस, चलो एक तरफ से अभी करते हैं, आज मैं फिर नीचे से शुरू करूंगा, वंश से शुरू करना चाहूंगा। वंश प्लीज फटाफट रीड कर दें, इस चैप्टर कुछ खास बचा नहीं है, बट आज तो नहीं हो पाएगा, खत्म तो एक कल ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी 6:57 हो गए, वी हैव वेरी लेस टाइम। ह्यूमन रिसोर्सेज, या ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों तो एक्चुअली तुम बोलोगे सर और भी कोई रिसोर्स होते हैं क्या? हाँ, एनीथिंग विच इज यूजफुल इज कॉल्ड रिसोर्स। तो 3 डेफिनेशन होती है, एनीथिंग विच इज फुलफिल्स योर नीड यूजफुल है, secondly it has got it is limited and it has alternative use. So money is a resource, तो मनी में एक अगर आपने बर्गर के लिए खत्म कर दिए पैसे वो 200 रुपए, तो फिर आप पिक्चर का टिकट नहीं ले सकते, तो इट इज यूजफुल एंड इट इज लिमिटेड, सो दिस इज रिसोर्स। सो बाकी रिसोर्स क्या है? मनी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे बहुत सारे, आयरन और ये यूरेनियम फोरेनियम सब रिसोर्सेज माने जाते हैं, एंड देन ह्यूमन रिसोर्स आ गया, मशीन है वो रिसोर्स मानी जाती है, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। या गो अहेड।
People are considered as country's greatest resource. It was human beings who put nature and its resources into use according to their needs and abilities. Hence, human resources is called the ultimate resource. Hmm. Distribution of population. The way in which people are spread across the Earth's surface is known as the pattern of population distribution. The distribution the distribution of population in the world is extremely uneven. More than 90% of the world population lives about 30% of the land surface. Okay, so हमारा जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबसे आगे तो चाइना है, उसके बाद हम है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, ये कंट्री इनका पॉपुलेशन भरी हुई है. ओके, गो अहेड प्लीज. वेरी क्राउडेड. Very crowded, high population density. Some areas are very crowded. High population density found in north of the equator like Southeast Asia, Europe, and साउथ North एशिया में हम आते हैं, बांग्लादेश आता है, ये इंडोनेशिया आता है, म्यांमार आता है, ये सब है. हाँ, नेक्स्ट यूरोप. Europe and northeastern North America. Almost three-quarters of the world people live in two continents, Asia and Africa. ओके. Less crowded, low Hmm. population density. Some areas are less crowded, low density. Low population density area include high latitude areas, tropical desert, high mountains, area of equatorial forest, and mainly the area situated in south of the equator. क्योंकि क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में इतनी गर्मी है, इतना रेनफॉल है कि वहाँ लोग पसंद नहीं करते रहना. वहाँ तो इतनी बीमारियां होती हैं. सो तुम देखोगे दुनिया की जो सबसे ज्यादा बीमारियां भी है ना लोगों की जो होती हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में ही होती हैं. ऊपर जो ठंडे इलाके में उतनी बीमारियां नहीं होती वहाँ पे. इसलिए लोग यहाँ पे some anthropologists say, anthropologists are the people who study populations and not people. So they say that main region of Asia and Africa being backward countries is these climatic conditions that they have been living in, because these the climatic conditions cause diseases, and diseases have kept these countries behind so far. बल्कि मेरे को लगता है और भी फैक्टर्स होंगे बहुत सारे. ठीक है गाइस, यहाँ पे कल tomorrow I'll take up this chapter further, and tomorrow we'll finish this chapter. Okay, before I close the class, any doubts guys? Anyone? Abhinav, Arnav Singh, Shiv, Jia, Prabhgun, Ritvik, No, sir, no doubt. Yeah, Tasmiya, No, sir, no doubt, sir. Vansh. No doubt, Okay. No, sir. sir, no No doubt. doubt, Okay sir. guys, we will continue this chapter tomorrow. We meet tomorrow. Okay, good night everyone. Bye bye.